हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC 38 कॉमन सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन। देखिए बच्चों, जो इंश्योरेंस है ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योरर और इंश्योर्ड। और जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहती है वही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉस्पेक्टस की। देखिए, जो शब्द प्रॉस्पेक्टस है ये हमें स्कूल या फिर कॉलेज की याद दिलाता है, क्योंकि देखिए जब हम कहीं पे भी एडमिशन लेने जाते हैं या स्कूल कॉलेज में जाते हैं और किसी भी कोर्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो वो हमें किससे मिलती है? प्रॉस्पेक्टस से मिलती है ना। तो उसी तरह से जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ये जब भी अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, प्रोडक्ट मीन्स जब भी इन्होंने कोई अपना नया इंश्योरेंस का प्लान लॉन्च करना है तो उस प्लान के बारे में जो पूरी जानकारी होगी वो एक डॉक्यूमेंट पर अवेलेबल रहती है और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रॉस्पेक्टस। अब देखिए, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में रहती है वो सबसे पहले तो होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको UIN नंबर कहते हैं, जो कि IRDAI अलॉट करता है किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। फिर इसमें होने चाहिए जो भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलेंगे कंज्यूमर को। नेक्स्ट, प्रॉस्पेक्टस में ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि जो प्लान है वो पार्टिसिपेटिव है या फिर नॉन पार्टिसिपेटिव है, और बाकी जो भी इंश्योरेंस के उस प्लान से रिलेटेड जितनी भी टर्म कंडीशन वारंटी वगैरह सारी जानकारियाँ जो रहती हैं वो सभी प्रॉस्पेक्टस में अवेलेबल रहती हैं, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस से हमें उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसका नाम है प्रपोजल फॉर्म। देखिए, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। और लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्रपोजल तैयार करना पड़ता है। और प्रपोजल तैयार करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रपोजल फॉर्म को फिल करना। अब देखिए, जैसे लास्ट चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है कि जो प्रपोजल फॉर्म की फिलिंग होती है, मतलब जब प्रपोजल फॉर्म पर सारी जानकारी भरी जाती है तो उस प्रोसेस को प्राइमरी अंडर राइटिंग कहते हैं। और आपको आई थिंक याद होगा कि प्राइमरी अंडर राइटर या फिर फील्ड अंडर राइटर हम किसे कहते हैं? एक इंश्योरेंस एजेंट को। तो देखिए, जब प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ को फॉलो किया जाए, और ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है कि सारी जो जानकारी, ज़रूरी जानकारियां हैं इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, वो इंश्योरर और इंश्योर्ड एक दूसरे को सही सही सत्य बताएं। और ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर का भी सेम ही मीनिंग है, बस ये शब्द यूज़ किया जाता है जब हम जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं। प्रपोजल फॉर्म में जनरली जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो होता है कि कौन व्यक्ति है जिसकी इंश्योरेंस की जा रही है, किस तरह की इंश्योरेंस की जा रही है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि कितने समय के लिए ये इंश्योरेंस की जा रही है और कौन कौन से रिस्क जो हैं वो इसमें कवर किए गए हैं, और बाकी जो अदर मटेरियल फैक्ट्स रहते हैं जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारी जो जानकारियां हैं ये सारी प्रपोजल फॉर्म में भर दी जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है KYC नॉर्म्स। देखिए, KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो जब हम KYC प्रोसीजर पूरा फॉलो करते हैं, क्योंकि देखिए प्रपोजल फॉर्म में सारी KYC कंडीशंस तो चाहिए ही है ना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो KYC में आएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक वगैरह, कोई भी ऐसा वैलिड प्रूफ जिसमें कि आपका सही एड्रेस जो है वो दिया हो। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इनकम प्रूफ। तो इस इनकम प्रूफ में आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और फिर आ जाता है कि पर्पस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि जो ये आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसका पर्पस क्या है। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रूफ है उसे हम एज प्रूफ कहते हैं, क्योंकि देखिए एज प्रूफ से जो है जब प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है तो एज प्रूफ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, जो एज प्रूफ रहता है ना ये दो आ जाते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड एज प्रूफ और एक हो जाते हैं नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। जो स्टैंडर्ड एज प्रूफ है ना
ये पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट जो कि म्यूनिसिपैलिटी या फिर अदर गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा दिया जा रहा है, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या पासपोर्ट वगैरह। तो ये सारे स्टैंडर्ड एज प्रूफ आ जाते हैं। देखिए, आपने याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड एज प्रूफ हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा, स्कूल या कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो कि म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, देन आईडी कार्ड इन केस अगर कोई डिफेंस पर्सनल है, मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो ये सारे जो प्रूफ्स हैं ये स्टैंडर्ड एज प्रूफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर हम नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ की बात करें तो देखिए, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आ जाता है जैसे होरोस्कोप, जिसको हम जन्म पत्री कहते हैं, फिर राशन कार्ड, या फिर कोई एफिडेविट है जो कि सेल्फ डिक्लेयर हमने कर दिया हुआ है, या फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज पंचायत। तो इस तरह के जो प्रूफ्स हैं ना, ये सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ्स में आते हैं। अब इस चैप्टर में आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो समझनी है, जिसे हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जिसे कि हम काला धन कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ना एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं ना, वो अपना गलत तरीके से कमाया हुआ जो धन है, इलीगल वे में जो उनका कमाया गया पैसा है, उसे क्या करते हैं, इकोनॉमी में लाके उसको मीन्स लीगल शो करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए उन्हें लगता है कि इंश्योरेंस एक बेटर वे है, कि भाई इंश्योरेंस में अगर हम पैसा लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वाइट मनी में चेंज हो जाएगा। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको कि PMLA 2002 भी कहा जाता है, ये लॉन्च किया है। और इसका मेन मोटिव है कि मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। और जब जो अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो IRDAI की भी ये गाइडलाइंस हैं कि जो इंश्योरेंस जब की जा रही है तो इसका भी ध्यान दिया जाए कि जो इंश्योरेंस में पैसा लगाया जा रहा है वो लीगल मनी है, मींस वो जो है आपका ब्लैक मनी नहीं है, वाइट मनी है। तो ये आपने क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपसे किसी न किसी वे में पूछा जाता है। चलिए, अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूजुअली पार्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रॉस्पेक्टस। आपको नीचे जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि इंश्योरेंस प्रॉस्पेक्टस का पार्ट नहीं होगी। ऑप्शंस हैं, नेम ऑफ अम्बर्ड्समैन, डेट ऑफ स्कोप ऑफ बेनिफिट्स, द एंटाइटलमेंट्स एंड द एक्सेप्शंस। देखिए, जो बेनिफिट्स हैं मींस जो प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, देन जो एंटाइटलमेंट्स हैं क्या क्या उसमें आपको दिया गया है, और एक्सेप्शंस के क्या क्या इसमें नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो इंश्योरेंस प्रॉस्पेक्टस में होंगी ही, पर नेम ऑफ अम्बर्ड्समैन जो है ये इंश्योरेंस प्रॉस्पेक्टस का पार्ट नहीं रहता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेलिवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोजल फॉर्म। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि प्रपोजल फॉर्म में नहीं रहेगी या प्रपोजल फॉर्म के साथ रेलेवेंट नहीं है। तो ऑप्शंस हैं, ऑटमोस्ट गुड फेथ, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी क्लेम्ड, ड्यूटी टू डिस्क्लोजर द मटीरियल फैक्ट्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डिटेल्स गिवन। देखिए, जब हम प्रपोजल फॉर्म की बात करते हैं तो जैसे कि हमने बात की, प्रपोजल फॉर्म में जिस व्यक्ति की इंश्योरेंस की जाती है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी रहती है, और प्रपोजल फॉर्म भरते हुए जो रूल्स फॉलो करने चाहिए वो भी ज़रूरी हैं। तो देखिए, जो ऑटमोस्ट गुड फेथ है और ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर है, ये तो रूल्स हैं जो कि फॉलो होने चाहिए जब प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है। प्लस जो व्यक्ति है जो इंश्योरेंस करवा रहा है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जानकारी दी होती है प्रपोजल फॉर्म में, तो ये इंश्योरेंस कंपनी प्लस एक इंश्योरेंस एजेंट की ड्यूटी रहती है कि उसकी पूरी जानकारी जो है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको पूरा क्या रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे। पर जो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी क्लेम्ड, कि भाई कितना अमाउंट जो है वो क्लेम में मिलेगा। देखिए, क्लेम तो बात होती है बाद की, जब कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। तो प्रपोजल फॉर्म में जो ऑप्शन बी है, मीन्स अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी क्लेम्ड, ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एज अ वैलिड एज प्रूफ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कागज रहेगा या डॉक्यूमेंट रहेगा जो कि वैलिड एज प्रूफ की तरह जिसे नहीं माना जाएगा। ऑप्शंस हैं बर्थ सर्टिफिकेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पासपोर्ट और पैन कार्ड। देखिए, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड से अगर हमने बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाया है या फिर पासपोर्ट है या फिर पैन कार्ड है, ये तीनों तो हो जाएंगे वैलिड एड्रेस प्रूफ। पर अगर किसी एमएलए के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो इसे वैलिड एज प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now the next question is dash is a formal legal document used by insurance companies that provide details about the product. आपको उस लीगल डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसमें उनके जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रहती है। ऑप्शंस हैं प्रपोजल फॉर्म, प्रपोजल कोट, इंफॉर्मेशन डॉकेट और प्रोस्पेक्टस। आई थिंक इसका आंसर आप सभी को आ गया होगा समझ में। तो देखिए, जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाती है उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रपोजल इज कॉमनली नोन एज डैश। अब देखिए, ये क्वेश्चन में आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे जो कि प्रपोजल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसे कहा जाता है प्रपोजल फॉर्म। ढूंढिए कौन सी ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, विच इज नॉट अ स्टैंडर्ड एज प्रूफ। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से स्टैंडर्ड एज प्रूफ क्या नहीं होगा। ऑप्शंस हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड। तो देखिए, जैसे कि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि पैन कार्ड हो या फिर पासपोर्ट हो या फिर स्कूल का सर्टिफिकेट हो, तो ये तो सभी आ जाते हैं स्टैंडर्ड एज प्रूफ में। पर जो राशन कार्ड है ये स्टैंडर्ड एज प्रूफ में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग वुड मीन। देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग है इस शब्द का मतलब क्या होगा। ऑप्शंस दी गई हैं प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द ओरिजिन ऑफ द मनी। मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो पैसा है उसका ओरिजिन क्या है, मीन्स ये पैसा जो है कहाँ से आया है उसको छुपाता है, बताता नहीं है कि ये पैसा जो मेरे पैसा है वो कहाँ से आया है। ऑप्शन बी कह रही है कि टर्निंग द इलीगल मनी इनटू द लीगल मनी। मीन्स अपने गलत तरीके से कमाए गए धन को, इलीगल धन को लीगल में चेंज करने का प्रोसेस है। फिर है ब्रिंगिंग द इलीगल मनी इनटू द इकोनॉमी। मीन्स इकोनॉमी में इलीगल मनी को लेकर आना। तो देखिए, ये जो तीनों ही काम है ना ये मनी लॉन्ड्रिंग में ही आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी मीन्स ऑल ऑफ अबव, ये सारे के सारे काम जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग को ही दर्शाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर PML एक्ट 2002। तो आपको याद है ना कि PML का मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2005। मनी लॉन्ड्रिंग इज पनिशेबल बाय। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि जो ये PML एक्ट है 2002 जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया, इसके अंडर जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस है इसमें जो सज़ा होगी वो कौन सी होगी, क्या होगी। ऑप्शन दी गई हैं राइग्रेस imprisonment of 3 to 7 years, fine of 5 lakhs, none and both A और B। अब देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पाया जाता है तो उसे जो है सज़ा भी हो सकती है, कठोर सज़ा 3 से 7 साल तक की, या फिर 5 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ही हैज़ डन। तो इसलिए ऑप्शन डी मीन्स बोथ ए और बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर KYC डॉक्यूमेंट्स। आपको बताना है कि जो KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, नो योर कस्टमर, वो क्या होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें आएंगे। तो ऑप्शन दी गई हैं फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ एंड ऑल ऑफ अबव।
तो देखिए जो KYC डॉक्यूमेंट्स है उसमें फ़ोटोग्राफ भी आएगी, एड्रेस प्रूफ भी आएगा, एज प्रूफ भी आएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी मीन्स ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि वैलिडिटी ऑफ कवर नोट इज़ यूजुअली फॉर अ पीरियड ऑफ। आपको बताना है कि एक कवर नोट रहता है जी, उसकी ना वैलिडिटी जो है वो कितने समय तक की होती है, मतलब क्या पीरियड है जिसके दौरान इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि कवर नोट होता क्या है। तो देखिए जो कवर नोट है ना, ये होता है जो हमारी नॉन लाइफ पॉलिसीज़ होती हैं ना, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें हमें कवर नोट मिलता है। ये बेसिकली ना एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी हमें इशू करती है, और ये कब तक वैलिड रहता है, जब तक हमें इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल जाती। मीन्स जब हमें फाइनल इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी ना, उसके बाद कवर नोट का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं रहेगा। मतलब पर जब तक हमें फाइनल जो पॉलिसी है वो नहीं मिलती है, तब तक के लिए कवर नोट जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा हमें इशू किया जाता है जब हम अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो ये कवर नोट है इसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है। तो ऑप्शंस हैं फोर्टनाइट एंड रेयरली अप टू 60 डेज, अप टू 30 डेज, अप टू 90 डेज एंड अप टू 100 डेज। तो देखिए जो कवर नोट रहता है ना, इसकी जो वैलिडिटी है ना वो मोस्टली 15 दिन मीन्स फोर्टनाइट, या फिर बहुत ही रेयर केसेस में 60 दिन तक मैक्सिमम जाती है। तो कवर नोट की जो वैलिडिटी है वो फोर्टनाइट एंड रेयरली अप टू 60 डेज। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर अराइजेज। देखिए ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर, जैसे हमने जब प्रपोजल फॉर्म की हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने ऑटमोस्ट गुड फेथ पढ़ा है ना, और साथ में हमने पढ़ा था ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। तो देखिए जो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर का भी मीनिंग सेम ही आ जाता है जैसे कि ऑटमोस्ट गुड फेथ का आता है, क्योंकि देखिए ये ना कस्टमर की ड्यूटी है कि वो इंश्योरर को जो भी मतलब ज़रूरी जानकारी है रिलेटेड टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वो बताए, डिस्क्लोज करें, है ना। तो उसे ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर कहा जाता है। मीन्स ये कंज्यूमर पर अप्लाई होता है कि वो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इंश्योरर के पास डिस्क्लोज करे। तो इसे हम ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर कहते हैं। तो ऑप्शंस दी गई हैं प्रायर टू इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। मीन्स ये जो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर है ये कब शुरू होती है। तो पहले तो इन्होंने कहा प्रायर टू द इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी, मीन्स जब पॉलिसी शुरू हुई है उससे पहले ही। आफ्टर इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी मीन्स पॉलिसी हो जाने के बाद। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये कह रही है प्रायर टू इंसेप्शन एंड कॉन्टिन्यूज ड्यूरिंग द पॉलिसी। एंड डी ऑप्शन कह रही है देयर इज़ नो सच ड्यूटी। तो देखिए जो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर है ना, ये जब पॉलिसी हुई है तब से लेकर जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक ये जो है प्रोसेस चलता रहता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ वारंटी। आपको बताना है कि वारंटी होती क्या है, ठीक है ना। तो अब ऑप्शंस दी गई हैं कि इट इज़ अ कंडीशन एक्सप्रेसिवली स्टेटेड इन द पॉलिसी। मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि पॉलिसी में दर्शाई जाती है, क्लियरली बताई जाती है। दूसरी ऑप्शन कह रही है हैज़ टू बी कंपाइल्ड विथ। मीन्स इसको आपको पॉलिसी में तो लिखी है पर आपको इसे कंपाइल करके जो आपका कस्टमर है उसे समझाना होता है। नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ अबव। तो देखिए जो वारंटी है ना, ये ऐसी कंडीशन है जो कि पॉलिसी में तो रहती ही है पर हमें इसे वर्बली भी अपने क्लाइंट को बताना होता है। तो इसलिए ऑप्शन जो आएगी आपकी सी जिसमें कहा गया है बोथ ए एंड बी आर राइट, तो ये आ जाएगा राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्लीटेड प्रपोजल फॉर्म ब्रॉडली गिव्स द इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट द वन। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रपोजल फॉर्म है जो कि पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा गया है, ये इन्फॉर्मेशन देगा, बस एक चीज़ की नहीं देगा। अब नीचे ऑप्शंस हैं उनमें से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी इन्फॉर्मेशन प्रपोजल फॉर्म में नहीं रहती है। तो देखिए पहले तो बताया गया है कि डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड के सारे डिटेल्स इसमें रहेंगे। डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है जिस चीज़ के बारे में मीन्स इंश्योरेंस की जा रही है उसकी पूरी डिटेल रहेगी। डिटेल्स ऑफ नेबर्स मीन्स आपके जो पड़ोसी हैं उनकी भी जानकारी रहेगी।
और डिटेल्स ऑफ द नॉमिनी, मीन्स नॉमिनी की भी इसमें जानकारी रहेगी। तो बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी जानकारी जो है एक कंप्लीट प्रपोजल फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी। तो इसका राइट आंसर आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा, ये है ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए एक प्रपोजल फॉर्म में आपके पड़ोसियों की तो जानकारी की आवश्यकता नहीं रहेगी ना, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर गाइडलाइंस द कंपनी हैज़ टू प्रोसेस द प्रपोजल विद इन, कि गाइडलाइंस के हिसाब से, जो IRDAI की गाइडलाइंस है ना, उनके हिसाब से जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको जो प्रपोजल दिया गया, मीन्स अगर किसी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी है, प्रपोजल फॉर्म भर के दे दिया गया है, तो कंपनी को गाइडलाइंस के हिसाब से कितने दिन में उस प्रपोजल का जो प्रोसेसिंग है वो कर देनी चाहिए। तो ऑप्शंस दी गई हैं, नो टाइम देन एंड देयर, 1 वीक, 1 डे, 15 डेज। तो देखिए IRDAI के हिसाब से जो प्रोसेसिंग के लिए टाइम दिया गया है प्रपोजल की वो है 15 दिन, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड डैश। आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के एविडेंस के रूप में जाना जाता है, मींस वो एक प्रूफ है आपके पास कि आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ऑप्शंस हैं पॉलिसी, कवर नोट, एंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो देखिए उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पॉलिसी, क्योंकि जो पॉलिसी है ये आपके पास प्रूफ है कि आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो चुका है। चलिए अब एंड में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड एज प्रूफ। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से स्टैंडर्ड एज प्रूफ का एग्जाम्पल क्या होगा। ऑप्शंस हैं राशन कार्ड, होरोस्कोप, पासपोर्ट एंड विलेज पंचायत सर्टिफिकेट। Thanks for watching the video and best of luck.